स्वागत है आपका फिजिक्स क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। पिछले टॉपिकों में अपन आवेश की संकल्पना, आवेशों के प्रकार, आवेशों के मध्य इनकी क्रिया आदि के बारे में अध्ययन किया। स्थिर वैद्युतिकी के इसी चैप्टर के अंतर्गत अब अपन अध्ययन करेंगे आवेश के गुण धर्म के बारे में। आवेश में कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसके अंतर्गत आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षित राशि है और आवेश क्वांटिगत राशि है और आवेश की निश्चलता। इन चार गुणधर्मों पर अपन अध्ययन करेंगे। चार गुणों के गुणधर्म कौन कौन से हो गए? पहला पॉइंट, आवेशों की योज्यता, निश्चलता। ये चार गुणधर्म, आवेश के चार गुणधर्म, आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षित राशि अर्थात इसके अंतर्गत अपन आवेश संरक्षण नियम का अध्ययन करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण अर्थात आवेश एक क्वांटीगत राशि है और आवेशों की निश्चलता। इन चार बिंदुओं पर अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला पॉइंट है इसी के अंतर्गत आवेशों की योज्यता, आवेशों की तो आवेश के इस गुण का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी निकाय में भिन्न भिन्न प्रकृति के विभिन्न प्रकार के आवेश रखे गए हैं और उस निकाय का टोटल आवेश अपन को ज्ञात करना है। जैसे ये एक निकाय है, इस निकाय में यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर प्लस का Q2 आवेश, यहाँ पर माइनस का Q3 आवेश और यहाँ पर Q4 आवेश। इनके संख्यात्मक मान जैसे 10 कूलाम, 20 कूलाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया 10 कूलाम, इसको 5 कूलाम, इसको 15 कूलाम और इसको 10 कूलाम। तो इस निकाय का टोटल आवेश ज्ञात करने के लिए अपन इस गुण का प्रयोग करेंगे। ये जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि सोडियम है, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11 हो गया। तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन है। तो आपको इस सोडियम के पर कुल आवेश पूछा जाए तो इस स्थिति का निर्धारण भी अपन आवेशों की इस योज्यता गुण से करेंगे। तो अब इसका कथन क्या है? आवेशों की योज्यता गुण का कथन क्या हो जाएगा कि इस गुण के अनुसार, इस गुण के तुल्य होता है, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। जैसे ये एक निकाय है, इस निकाय में यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश, यहाँ पर Q3 आवेश, यहाँ पर Q4 आवेश और यहाँ पर Q1 आवेश स्थित है। तो इस पूरे के पूरे निकाय का टोटल आवेश अपन कह देंगे कैपिटल Q। तो इस पूरे निकाय का जो टोटल आवेश कैपिटल Q होगा, इस कैपिटल Q का मान ज्ञात करने के लिए अपन इस गुण का उपयोग करेंगे जिसके अनुसार किसी निकाय का जो कुल आवेश है यानी कैपिटल Q आवेश, वो उस निकाय में उपस्थित सभी भिन्न भिन्न ये जो आवेश वाले भिन्न भिन्न प्रकार के इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं इन आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य, यानी कैपिटल Q का मान क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और देश देश में क्या हो जाएगा? Q1। इस समीकरण का उपयोग करेंगे। यहां पर यह ध्यान देना कि कैपिटल Q बराबर इन सभी आवेशों का मान इनकी प्रकृति के अनुसार रखकर जब अपन इनका योग करेंगे तो यदि कैपिटल Q का मान 0 आ रहा है तो फिर ये जो दिया गया जो निकाय होगा वो कैसा होगा? निकाय दिया गया निकाय कैसा होगा? उदासीन। कैपिटल Q का मान 0 आएगा तो दिया गया निकाय क्या होगा? उदासीन। और यदि कैपिटल Q का मान प्लस में आता है इन सभी आवेशों को जोड़ने के बाद में, तो कैपिटल Q का मान प्लस में आ रहा है तो ये जो निकाय अपने पास में रहेगा ये निकाय कैसा बन जाएगा? निकाय धनावेशित। और कैपिटल Q का मान इनकी प्रकृति के अनुसार रखने के बाद में जब कैपिटल Q माइनस में आएगा तो दिया गया निकाय कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। निकाय ऋण आवेशित।
इस प्रकार से ये आवेशों का गुणधर्म। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये एक निकाय है, इस बिंदु ए पर एक कूलाम आवेश, इस बिंदु ए पर एक माइक्रो कूलाम आवेश, बिंदु बी पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश, बिंदु सी पर -3 माइक्रो कूलाम आवेश, बिंदु डी पर 7 माइक्रो कूलाम आवेश, 7 माइक्रो कूलाम आवेश। अब इस निकाय का कैपिटल क्यू ज्ञात करना है, तो निकाय का कैपिटल क्यू कुल आवेश इन सब के योग के बराबर होगा। तो कैपिटल क्यू का मान क्या होगा? 1 माइक्रो कूलाम प्लस 5 माइक्रो कूलाम प्लस माइनस का 3 माइक्रो कूलाम प्लस 7 माइक्रो कूलाम। तो कैपिटल क्यू बराबर प्लस वाली संख्याओं का योग करके माइनस वाली संख्या इनमें से घटा देंगे। तो 1 5 6 3 माइनस का है और 7, तो 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो 13 माइक्रो कूलाम। इसमें से क्या निकाल लेंगे? माइनस की एक ही संख्या है, माइनस से कितने? 3 माइक्रो कूलाम। तो कैपिटल क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 10 माइक्रो कूलाम, और ये 10 किसका आ रहा है? प्लस का। तो अपना जो आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा? धनावेश। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश दिए हुए हैं और ऋणात्मक आवेशों की संख्या अधिक है, तब दिया गया निकाय क्या रहेगा? ऋणावेशित रहेगा। उदासीन के उदाहरण की अपन चर्चा करें तो जैसे मान लो कि सोडियम Na 11 होता है। 11 परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। तो इसके परमाणु की नाभिक में कितने हो गए? 11 प्रोटॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 11। तो यहाँ पर अपन टोटल आवेश ज्ञात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का ई आवेश होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया? माइनस का 11 ई। और Q1 और Q2, प्रोटॉन में कितने आवेश है? प्रोटॉन 11 है। एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? प्लस का ई होता है। तो 11 प्रोटॉन में कितने हो जाएंगे? प्लस के 11 ई। ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो Q बराबर इन दोनों का टोटल योग करेंगे तो Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर Q1 और Q2 के मान समान प्लस माइनस में है, तो टोटल मान क्या आ जाएगा? 0। इस प्रकार से ये जो सोडियम है वो क्या हो गया? उदासीन हो गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से अपन इस समीकरण द्वारा किसी भी निकाय का कुल आवेश की गणना कर सकते हैं। और ये आवेश तब काम में लिया जाएगा जब किसी निकाय के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेशित कण है और अपन को कुल आवेश का मान ज्ञात करना है, जिसके अनुसार कुल आवेश सभी आवेशों के योग के बराबर। दूसरा गुणधर्म है अपना आवेश संरक्षित राशि। आवेश का दूसरा जो गुण होता है वो है आवेश संरक्षित राशि, अर्थात आवेश संरक्षण नियम। इसके गुणधर्म का दूसरा टॉपिक है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम का मतलब क्या हो गया? आवेश एक संरक्षित राशि है। यदि किसी निकाय पर कुल आवेश है तो कुल आवेश उस निकाय पर अपन कैसी भी क्रिया करें तो वो कुल आवेश उस होने वाली क्रिया से क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। अर्थात किसी निकाय में जो अभिक्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया से पहले और उस क्रिया के पश्चात आवेश के मान में, कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये अपने पास में एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, कांच की छड़।
और ये अपने पास में है रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब इस कांच की छड़ के पास में कागज के हल्के छोटे छोटे टुकड़े, तो ये कांच की छड़, इस कांच की छड़ को, छड़ के पास हल्की वस्तुएं कागज के टुकड़े लेकर जाएंगे, तो ये कांच की छड़ उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। इसका मतलब कि इसका आवेश का गुण है वो क्या है, अनुपस्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो Q1 इसका जो आवेश है वो कितना है, 0। इसी प्रकार से इस रेशम के कपड़े के पास में भी कुछ हल्की वस्तुएं लेकर जाएं, तो वो वस्तुएं भी ये रेशम का कपड़ा अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब इसका Q1 जो आवेश है Q2 गुण है वो कितना है, 0। अब इस निकाय का टोटल आवेश ज्ञात करेंगे सिग्मा Q, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, तो सिग्मा Q का मान कितना हो गया, 0। सिग्मा Q का मान कितना हो गया, 0। ये सिग्मा Q इस निकाय में कैसे भी अभिक्रिया करें तो उस निकाय से वो प्रभावित नहीं होता है। इसमें अपन कौन सी क्रिया करें कि इसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाएंगे इस प्रकार से। ये किसका संकेत हो गया, घर्षण का। तो कांच की छड़ से मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन कपड़े पर स्थानांतरित हो गए। तो कांच की छड़ कैसी हो गई, धनावेशी, क्योंकि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है तो ये धनावेशित होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी और ये उन 5 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, तो ये रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। तो अब अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर हो जाएगा Q1 डैश। Q1 डैश का मान 5 इलेक्ट्रॉन इसमें उत्सर्जित किए, तो यहाँ पर Q1 का मान कितना हो गया, प्लस के 5p, और Q2 डैश का मान कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े ने ग्रहण किए, यहाँ पर स्थानांतरित हुए, तो रेशम के कपड़े पर क्या आ गया, माइनस का 5p। अब इस निकाय का टोटल आवेश ज्ञात करेंगे तो सिग्मा Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो सिग्मा Q डैश बराबर प्लस माइनस के 5 का टोटल कितना हो गया, 0। अब इस निकाय में घर्षण से पूर्व कुल आवेश कितना है, Q सिग्मा Q 0, और इस उसी निकाय पर घर्षण के बाद में सिग्मा Q डैश का टोटल मान कितना आ रहा है, 0। तो घर्षण से पूर्व और घर्षण के पश्चात इस कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये कौन से नियम को दर्शाएगी, आवेश संरक्षण नियम को, यानी सिग्मा Q और सिग्मा Q डैश ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि निकाय में कैसी भी क्रिया करें तो उसका कुल आवेश है वो अप्रभावित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा इसके उदाहरण को रासायनिक अभिक्रियाओं से भी अपन समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, यहां से एल्फा कण का उत्सर्जन करेंगे, एल्फा कण का उत्सर्जन करेंगे, एल्फा कण का उत्सर्जन करेंगे। तो एल्फा कण क्या होता है, एल्फा कण होता है 2He4, यानी एल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। तो कहीं पर भी एल्फा कण की बात आए तो उसको सांकेतिक रूप में अपन 2He4 द्वारा दर्शाइए। अब उत्सर्जन का मतलब इस यूरेनियम में से ये हीलियम निकल गया, तो हीलियम निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 2 ये भी निकल जाएगा, और हीलियम के साथ में इसकी द्रव्यमान संख्या 4 ये भी निकल जाएगी। तो फिर यहां से क्या बचेगा, 92 में से 2 निकल गए तो कितने बच गए, 90, और फिर 90 पे क्या आ जाएगा, थोरियम, और 238 में से 4 निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 234, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2He4। तो अब यहां पर अभिक्रिया से पूर्व देखना, ये 92 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है, और किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को उसकी नाभिक के प्रोटॉन की संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 92 परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन की संख्या 92 होगी, तो प्रोटॉन एक आवेशित कण है, तो 92 प्रोटॉन में कितना आवेश हो गया, 92E। अब अभिक्रिया के बाद में यहाँ पर 2 उत्पाद नाभिक है, एक है थोरियम, एक है हीलियम। तो थोरियम में 90 प्रोटॉन है, तो
90 प्रोटॉन है तो 90 प्रोटॉन पर आवेश कितना हो गया 90 ई, और यहाँ पर हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो हीलियम के 2 प्रोटॉन पर टोटल आवेश कितना हो गया 2 ई। तो इन दोनों का टोटल आवेश कितना हो गया Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q डैश बराबर क्या आ गया Q1 का मान 90 और Q2 का मान 2e, तो टोटल मान कितना हो गया 92e। तो इस रेडियोएक्टिव अभिक्रिया से पूरा टोटल आवेश कितना है 92e। अभिक्रिया के पश्चात टोटल आवेश अपन ने ज्ञात किया कितना है 92e। इस अभिक्रिया में भी अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस उदाहरण को भी अपन दर्शा सकते हैं आवेश संरक्षण की अभिक्रिया में। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण एक अभिक्रिया और भी होती है, बहुत सारी अभिक्रिया पर एक अभिक्रिया को भी दर्शा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है 7N14, इसकी क्रिया 2He4 से कराएंगे तो इसकी अभिक्रिया 2He4 से होगी तो 7 और 2 कितने हो गए 9। 9 पे कौन सा परमाणु आएगा फ्लोरीन F, और 14 और 4 का टोटल योग कितना हो गया 18। तो इन दो हल्के नाभिकों से एक उत्पाद नाभिक ये मिलेगा। यहां पर 7 प्रोटॉन है तो 7e आवेश हो गया, यहां पर 2 प्रोटॉन है 2e आवेश हो गया। तो इन दोनों का टोटल योग जो टोटल Q आएगा अपने पास में, तो टोटल Q का मान कितना हो गया 7e प्लस 2e, तो टोटल Q कितना हो गया 9e, और अभिक्रिया के पश्चात भी टोटल Q कितना है 9e। ये भी आवेश संरक्षण की अभिक्रिया हो गई। इसी अभिक्रिया से यदि एक प्रोटॉन निकल जाए, इसी अभिक्रिया से एक प्रोटॉन उत्सर्जित हो जाए तो 1H1 प्रोटॉन को 1H1 से दर्शा सकते हैं। तो यहां से एक प्रोटॉन निकल गया तो फिर इस उत्पाद नाभिक में क्या बच गया 9 में से एक निकल गया 8 बच गया। 8 पे कौन सा आ गया ऑक्सीजन, और 18 में से एक निकल गया कितने बच गए 17। ये पूरी अभिक्रिया इस प्रकार से बन गई। अब देखो इस अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया से पूर्व यहाँ पर टोटल कितना है 9e, और अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर ऑक्सीजन की नाभिक में 8 प्रोटॉन है तो कितना आवेश हो गया 8e। यहाँ पे कितना आवेश है 1e, प्रोटॉन है ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8, और ये टोटल मान कितना हो गया 9e। तो ये यहाँ पर ये मान भी क्या होगा बराबर होगा, ये उत्सर्जित हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल आवेश में कितना हो गया 8e प्लस 1 बराबर 9e। तो ये सारी की सारी जो अभिक्रिया जो उदाहरण है वो किसको दर्शा रहे हैं आवेश संरक्षण नियम को। इन अभिक्रियाओं से इन सारे उदाहरणों से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि किसी निकाय में कैसी भी अभिक्रिया करें या कोई रासायनिक या रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है घर्षण की, और यहाँ पर इनमें एल्फा का उत्सर्जित हो रहा है। तो इन सभी क्रियाओं से इस आवेश संरक्षण का नियम क्या बन गया कि किसी भी निकाय में कुल आवेश उस निकाय में होने वाली प्रभावित नहीं होता है। तो इसके नियम को अपन लिखें, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो ताकि ये उदाहरण आपके याद में रह जाए, ध्यान में रह जाए। आवेश संरक्षण नियम का कथन क्या हो गया, इस नियम के अनुसार इस नियम नियत रहता है जिसे क्या कहेंगे आवेश संरक्षण नियम। यहां ध्यान दें कि किसी निकाय का कुल आवेश, यहां यह ध्यान देना योग्य है कि कुल आवेश इस अभिक्रिया में इस परिभाषा में कुल आवेश दर्शाना आवश्यक है। केवल आवेश लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, कुल आवेश दर्शाना आवश्यक है। यहां पर देखो आवेश पहले कितना है Q1, फिर कितना हो गया यहाँ पर 5, यहाँ फिर कितना आवेश है Q2 0,
यहाँ पर ये Q2' निकालना है, तो आवेश से परिवर्तन हो रहा है लेकिन कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आवेश संरक्षण के एक उदाहरण को और अपन समझे, आवेश संरक्षण जो नियम है उसको एक उदाहरण से अपन और समझते हैं। अपने पास में है Na, बताया मैंने आपको, प्लस का होता है प्लस Cl, ये किसका है, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, ये दोनों की जगह NaCl। अब यहां अपन बात करें धनावेश, ऋणावेश और कुल आवेश, कुल आवेश। तो अभिक्रिया से पूर्व धनावेश कितना है, देखो यहाँ पर +1, और अभिक्रिया से पूर्व ऋणावेश यहाँ पर कितना है, +1, तो +1, और यही धनावेश अभिक्रिया के पश्चात यहाँ दोनों क्रिया हो गई तो +1 -2 हो गए, तो NaCl क्या हो गया, Na पर जो +4 था वो अभिक्रिया के बाद में क्या बन गया, 0। ऋणावेश, अभिक्रिया से पूर्व ऋणावेश कितना है, -1 है, -1, और अभिक्रिया के पश्चात कितना हो गया, NaCl है जो उदासीन होता है, तो इस पर जितना धन है उतना ऋण, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। अब कुल आवेश, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश, तो यहाँ पर कुल आवेश को जोड़ना है तो +1, इसमें जोड़ देंगे क्या, -1, तो टोटल जो आवेश होगा सिग्मा क्यू आई, वो कितना हो जाएगा, +1 प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, तो कितना हो गया, 0। और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश QF ले लें, कितना हो गया, 0 + 0, सिग्मा QF बराबर कितना हो गया, 0। तो अभिक्रिया से पूर्व भी आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, 0। अभिक्रिया के पश्चात भी कुल आवेश कितना है, 0। और अपना आवेश संरक्षण का नियम क्या था कि किसी भी निकाय में आवेश, जो कुल आवेश है वो अभिक्रिया से पूर्व है और अभिक्रिया के पश्चात परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात उस निकाय में कैसी भी अभिक्रिया करे तो कुल आवेश उससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्थात सिग्मा QI अभिक्रिया से पूर्व है, सिग्मा QI अभिक्रिया के पश्चात है, और दोनों के मान कितने आ रहे हैं, 0 आता है। स्पष्ट है कि इस दर्शाता है। ये अपना आवेश संरक्षण नियम, इसमें अपने 2-3 कई प्रकार के उदाहरणों से इसे समझा। आप कोई सा भी 1 या 2 उदाहरण याद रख के वो नियम लिखकर उसको आप अभिक्रिया सहित दर्शा सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम पूरा।